तमाम 10 बड़ी खबरें थी सुबह की जो आपको हमने बताई, लेकिन इस वक्त की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी के संभल से ये बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ट्रक चालक और कंडक्टर भी इस दौरान घायल हुए हैं। ट्रक और बाइक की इस भीषण टक्कर में जो हालात हैं वो देखे गए इस वीडियो में, जहां पर बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश में ट्रक और बाइक की टक्कर से जुड़ी हुई सामने आई। हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत की खबर इस दौरान सामने आई है और इसमें ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि संभल में ये हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है और इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही जो ट्रक चालक और कंडक्टर हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं। हादसा किन कारणों से हुआ इसकी जांच जो है वो चल रही है, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये हादसा जो है वो कितना भीषण रहा होगा। आखिर किस तरीके से ये टक्कर हुई और उसके बाद जो 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है और इसके साथ ही साथ चालक और कंडक्टर भी शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। जेसीबी यहां पर मौजूद है और आप देख रहे हैं यहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद है मामले की तफ्तीश करते हुए, मामले की जानकारी लेते हुए। और बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। एक ट्रक और एक बाइक के बीच भीषण टक्कर और धुंध का अत्याचार इसे बताया जा रहा है, जिसके दौरान लोगों की मौत हुई है, घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें उसी भीषण हादसे से आपके लिए तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं सीधा। ये देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से सामने आई हैं। जो पूरा हादसा हुआ है घटना स्थल पर किस तरीके से जेसीबी के जरिए राहत और बचाव काम को जो है वो किया गया है। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। सतपाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सतपाल, इस हादसे की वजह क्या रही और किस तरीके से जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है कहां पर? बिल्कुल, जिस तरीका से संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के खजरा खाकम गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें घने कोहरे की वजह बताई जा रही है, जो कि चिपू से भरा एक कैंटर ट्रक था। वो हाईवे रोड पर जा रहा था और उसके आगे जो बाइक सवार थे वो निकल रहे थे और उसी को लेकर के घने कोहरे होने की वजह से कैंटर ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और एक जो महिला थी उसे उपचार को ले जाते समय दर्दनाक मौत हो गई थी। यानी चारों बाइक सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और जो कैंटर था वो चालक ने बाइक सवार बचाने को लेकर के पेड़ से जा टकराया, जिसमें चालक और परिचालक दोनों कैंटर में फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है जो संभल के डीएम है उनके द्वारा बताया कि चालक परिचालक को कैंटर में बिल्कुल आप नजर बनाए रहे सतपाल, आगे भी आपका रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और संभल से कहर देखा आपने धुंध का, लेकिन अब खबर दिल्ली से आपको बता दें। दिल्ली एनसीआर पर भी धुंध का शिकंजा देखा गया है। धुंध के कारण विजिबिलिटी पे बेहद गहरा असर पड़ा है। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क, रेल और हवाई यातायात पे इसका असर देखने को मिला। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और आपको बता दें पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर जो है वो देखने को मिला है। तो हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें सामने आई और इसी के दौरान देखने को मिला कि गाड़ियों की रफ्तार सड़कों पर बेहद धीमी थी। दिल्ली और एनसीआर का ये इलाका जहां पर गहरी धुंध सुबह के वक्त देखी गई और टेम्परेचर जो है वो डिप कर ही रहा है। ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें दिल्ली की सड़कों से नजर आई, जहां पर आप देख सकते हैं गहरी धुंध है, कुछ दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी बेहद कम है। और इस दौरान जब गाड़ियां धीमी रफ्तार से यहां से बढ़ रही थी तो लोग हादसे का शिकार ना हो इसका भी ध्यान दे रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अक्षरधाम के इलाके जहां पर गहरी धुंध सामने आई। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं चाणक्यपुरी की। ये देख सकते हैं चाणक्यपुरी से तस्वीरें सामने आई, जहां पर ये ऑटो हमने देखा बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। और ये उसी के आसपास के दिल्ली एयरपोर्ट के इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर धुंध जो है काफ़ी गहराती हुई नजर आई, विजिबिलिटी बेहद कम। फॉग का अत्याचार इस तरह का था कि यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी थी और साथ ही साथ जो है जो लोग सुबह से अपने काम के लिए निकले थे, अपने घरों की ओर या अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे, वहाँ पर देखा गया कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने की वजह से वो भी काफ़ी लेट पहुंचे थे। साथ ही कर्तव्य पथ की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद सन्नाटा है, लेकिन फिर भी कोहरा इस तरह
पसरा हुआ है कि यहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें जहाँ पर ये बाइक चालक सिर्फ उसकी बाइक की जो लाइट है वही नजर आ रही हैं। तो ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बारापुला फ्लाईओवर, दिल्ली एयरपोर्ट, अक्षरधाम, कर्तव्य पथ, चाणक्यपुरी और आश्रम से ये तस्वीरें सामने आई। धुंध का कहर राजधानी में देखने को मिल रहा है। कोहरे का डबल अटैक है, सर्दी है और साथ ही साथ कोहरा बढ़ा हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे से कितनी मुश्किलें हो रही हैं, इस पर हमारे संवाददाता श्रेया की एक रिपोर्ट देखिए। मैं अभी अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और आप जैसे देख सकते हैं कि इतना गहरा डेंस फॉग कंडीशंस की वजह से सारा व्हीकुलर मूवमेंट स्लो डाउन हो गया है और सारी गाड़ियाँ हेडलाइट्स ऑन है इधर। और हमें पता है कि कल जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग इतना डेंस फॉग कंडीशंस था कि ऑलमोस्ट 117 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। बट अब आप जैसे विजुअल्स इधर देख सकते हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर में, मेरे लेफ्ट साइड में हम लोग अक्षरधाम टेम्पल देख सकते थे, लेकिन इतना डेंस फॉग कंडीशंस की वजह से ये पूरा जगह ढक चुका है फॉग में। और हमें ये भी पता है कि दिल्ली में हम हैं तो दिल्ली में सिर्फ फॉग नहीं होता है, ये स्मॉग होता है। AQI जो है वो सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। तो ये सिर्फ फॉग नहीं है, फॉग के साथ ये टॉक्सिक स्मोक कंबाइंड है, तो ये स्मॉग है और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं गाड़ी का मूवमेंट स्लो डाउन हो गया है। 10 मीटर की दूरी तक हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं, इतना विजिबिलिटी कम हो चुका है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं श्रेया घोष, NDTV इंडिया के लिए। तो हमारी सहयोगी श्रेष्ठी की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से कोहरे और धुंध का प्रकोप जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आइए जरा अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का कहर जो है देखने को मिला है दिल्ली एनसीआर में और कोहरा जो है वो कितना घना है। घना कोहरे का असर जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नजर आया और इसके कारण हालात जो है वो बेहद खराब रहे। आपको बता दें कि कम से कम 177 उड़ानों को जो है वो रद्द करना पड़ा है कल, जिसमें घरेलू और कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो देरी से चली हैं। इसके साथ ही उड़ानों के आगमन और प्रस्थान दोनों पर इसका असर पड़ा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार सुबह और शाम के समय स्थिति जो है वो ज्यादा गंभीर रही है और प्रदूषण जो है वो लगातार इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर में कोहरे के तौर पर नजर आ रहा है। आइए जरा आप सीधा मेरे सहयोगी अदिति का रुख करते हैं जो बताएंगी कि आखिर कैसे प्रदूषण का प्रकोप जो है वो छाया हुआ है। और तस्वीरें भी चंदन ने दिखाई आपको कि किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी इस वक्त बेहद कम है और आज भी उड़ानों पर बेहद असर देखने को मिला। 15 से ज्यादा फ्लाइट जो है इस वक्त रद्द की जा चुकी हैं। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कुछ उड़ानों को रीस्केड्यूल किया गया है। आगमन में और डिपार्चर में काफी परेशानियां हो रही हैं, इसी के चलते फ्लाइट रद्द हो रही हैं और जो यात्री हैं वो परेशान है, लगातार चेक कर रहे हैं कि उनकी फ्लाइट टाइम पर है कि नहीं। अपने घरों से पहले निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की ओर से और एयरपोर्ट अथॉरिटीज की ओर से कि समय पर निकले और समय पर पहुंचे और लगातार चेक करते रहे कि उनकी फ्लाइट समय पर है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं ये दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई जहां पर बेहद घना कोहरा और इसी के चलते फ्लाइट्स जो हैं उन पर असर पड़ा। अराइवल्स डिपार्चर्स की तरफ जाने वाली गाड़ियां जो थी वो भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से लगातार ये एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं कि घर से निकलने से पहले समय लेकर चले अपनी फ्लाइट्स को लेकर और साथ ही साथ अपने फ्लाइट्स के टाइमिंग्स के ऊपर ध्यान रखें कि कहीं उड़ानों में देरी तो नहीं या कोई उड़ान रद्द तो नहीं हो गई। इसी के दौरान कई स्केड्यूल को रीस्केड्यूल किया गया, कई उड़ानों को रीस्केड्यूल किया गया है और अभी तक 15 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। तो अदिति ने आपको जानकारी दी कि हवाई यातायात का इस वक्त क्या असर है, क्या स्थिति है कोहरे का, लेकिन ट्रेनों पर इसका क्या असर पड़ा है। बहुत ज्यादा जो देश में वो ट्रेनों से सफर करते हैं, ये भी आपको हम बताते हैं कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ा है। अब तक 32 ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं। ज्यादातर ट्रेन जो हैं वो 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं कुछ ट्रेन जो हैं वो 1 से 2 घंटे लेट हैं। कई ट्रेन ऐसी भी हैं जो 6 से 7 घंटे की देरी से चल रही है, क्योंकि फॉग इतना ज्यादा है।
कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण जो रेलवे है उस पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है और कई ट्रेन जो हैं वो डिले हैं। ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और इन 10 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर क्या स्थिति है दिल्ली एनसीआर और आसपास के तमाम इलाकों में, जहां हर तरफ कोहरे की परत जो है वो सुबह से तमाम लोगों को परेशान कर रही है जो अपने घरों से अपने कामों के लिए निकल रहे हैं। चंदन ने आपको दिखाई ये तस्वीरें जहां पर घना कोहरा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। साथ ही मेरे सहयोगी पल्लव जो है दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, हमें बताइए कि इस वक्त दिल्ली में कैसा माहौल है, क्या स्थिति है, हवा की गुणवत्ता बताइए, साथ ही बताइए कि कोहरे ने किस तरह से दिल्ली को परेशान किया हुआ है। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए अगर मौसम की बात करें इसमें 9 डिग्री के करीब जो है वो तापमान है और हवाएं बहुत तेज है और लगातार कोहरा जो है वो बहुत भीषण है। चारों तरफ जो है कोहरे की परत पाई हुई और अब यही वजह जो हमने तमाम रिपोर्ट देखी जो है वहां पर कि जो गाड़ियां चल रही है वो कितने स्लो रफ्तार से चल रही है और लोग लाइट जला के चल, विजिबिलिटी कम हो गई है और ये विजिबिलिटी न सिर्फ सड़क पे है बल्कि ट्रेन और फ्लाइट पर भी। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में फ्लाइट्स और ट्रेन जो है वो रीशेड्यूल्ड है, कैंसिल है या जो है वो देर से चल रही है। प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बहुत गंभीर स्थिति में, करीब 680 करीब जो है वो कई जगहों का जो है वो AQI है और लगातार जो हवा गुणवत्ता बिगड़ रही है तो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। और यही वजह है कि जो है एडवाइजरी जो है लगातार जारी की जा रही है, सरकार प्रयास कर रही है कि AQI को कम करे, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम जो है देखने को। ठीक है पल्लव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जैसा कि पल्लव ने भी बताया, इस वक्त हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है, दिल्ली में प्रदूषण भी है और साथ ही साथ फॉग भी है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब है और दिल्ली में AQI 380 के पार पहुंच गया है। और नोएडा के AQI की बात करें तो ये सुबह 405 के पार पहुंचा हुआ नजर आया। दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों का बुरा हाल देखा गया। प्रदूषण की मार के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिल्कुल गुणवत्ता बेहद खराब है। बिल्कुल, तो देश के तमाम हिस्सों में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है और आपको अब बताते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके की स्थिति है। ये देखिए, ये तस्वीरें वो IGI एयरपोर्ट की है। आखिर किस तरीके से यहां पर प्रदूषण है, कोहरा है, उसका असर आप देखिए। विजिबिलिटी जो है फॉग और स्मॉग के मिल जाने के साथ बहुत कम हो गई है और ये IGI एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। उड़ानों की स्थिति के बारे में भी जानकारी हमने आपको दी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आदर्श नगर की है दिल्ली की। यहाँ भी सुबह के वक्त जो है वो सड़कों पर किस तरीके से कोहरा नजर आया। 6 बजे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें गाड़ियों को जो है वो लाइट जलाकर सड़क पर चलना पड़ रहा है। द्वारका की तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, द्वारका में क्या हाल है। ये देखिए द्वारका की तस्वीरें हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, और एक्सप्रेसवे पर तो कोहरे और धुंध के कारण गाड़ियों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। द्वारका के बाद अब आनंद विहार आपको लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें जरा देखिए। आनंद विहार में भी नजारा कुछ वैसा ही नजर आ रहा है, जहां हर तरफ जो है वो कोहरे और धुंध की सफेद चादर जो है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच आइए जरा अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है वो किस प्रकार का यहाँ पर नजर आ रहा है, कैसे दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्सों में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये खतरनाक स्तर पर है जो 380 दर्ज किया गया है। बात अगर हम करें मुंबई की, आर्थिक राजधानी की, तो यहां पर ये 238 नजर आता है। गुरुग्राम की बात करें तो यहां 438 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नजर आता है, जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। इसके साथ ही फरीदाबाद में ये 406 है जो खतरनाक स्तर में है। चंडीगढ़ में भी जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 295 पर है, जो कि प्रदूषण के लिहाज से बहुत गंभीर माना जाता है। भुवनेश्वर में ये 265 है। पुणे की बात कर लेते हैं, यहां पर ये 201 है जो गंभीर श्रेणी में है। विशाखापट्टनम में 240, ये भी बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। और लखनऊ में भी प्रदूषण का कहर जो है वो गंभीर स्तर पर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रैब 4 लागू किया गया है, लेकिन क्या इन नियमों का पालन हो रहा है? दिल्ली के चीला बॉर्डर पर एनडीटीवी ने इसका रियलिटी चेक किया है और जो रियलिटी चेक में बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाले हैं। 4 है। 4 है, BS4 है, डीजल है जी। हाँ एंट्री दे दी गाड़ी आराम से। हाँ। पैसे वैसे दिए क्या? नहीं। तब फिर BS4 तो बैन है दिल्ली में। अरे ये आ भी जाती है, रोक भी देते हैं, आ भी जाती है, रोक भी देते हैं। कहाँ पे? पीछे भी रोक देते हैं, यहाँ भी रोक देते हैं, वहाँ भी रोक देते हैं। यहाँ पे रोक दिए थे अभी। हाँ हाँ? हाँ।
तो कैसे बाहर आए? नहीं, यहाँ नहीं रोकते, वहाँ रोकते हैं 0 पॉइंट पे। यहाँ भी रोक देते हैं, 0 पॉइंट पे भी रोक देते हैं। यहाँ पे रोके थे? हाँ। नहीं रोके, आज नहीं नहीं रोके। रोका। BS4 है गाड़ियाँ? हाँ। कहाँ से लेके आए हो? मैं सर बुलंदशहर से आ रहा हूँ। बुलंदशहर से? क्या लेके आए हो? राशन। राशन? कहाँ लेके जा रहे हो? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली में कहाँ पे? जिंदपुर। BS4 आपकी गाड़ी है? हाँ हाँ हाँ, BS4। BS4 हाँ, डीजल पेट्रोल? डीजल। इस तरह से जो BS4 डीजल की गाड़ियां हैं वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और इस जो ड्राइवर है, जब हमने उससे बात की तो उसका यही कहना है कि उसकी गाड़ी को रोक। तो ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी ग्राउंड जीरो से पड़ताल हमारे सहयोगी ने की। आइए जरा अब आपको यह भी बताते हैं कि 24 घंटे पहले कैसा था दिल्ली एनसीआर। जरा ये आप आंकड़ों से जान लीजिए। 24 घंटे पहले आपको बता दें कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था गुरुवार को वो 334 था। शुक्रवार को जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें 373 था। आनंद विहार की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण था। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 441 पर पहुंच गया था। 15 मॉनिटरिंग स्टेशंस पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं 24 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इन सब के बीच आइए आगे बढ़ते हुए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां असम में हाथियों से राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर की खबर सामने आ रही है। और इस हादसे में कई हाथियों की मौत की खबर है। राजधानी एक्सप्रेस के 5 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए हैं इंजन समेत। ये जानकारी जो है सामने आ रही है। हालांकि किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। लुमडिंग डिवीजन के जमुना मुख कापुर सेक्शन पर यह हादसा हुआ है। वहीं गुवाहाटी से 126 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। तो कोहरे का कहर जो है वो दिल्ली से लेकर असम गुवाहाटी तक नजर आ रहा है। और ये बड़ा रेल हादसा हुआ है जिसकी जानकारी सामने आई है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये तमाम जानकारी इस हादसे से जुड़ी हमने आपको दी। तो कोहरे के बाद अब बता दें आपको बांग्लादेश का क्या हाल है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट में शामिल रहे छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश नए सिरे से झुलस रहा है। उस्मान हादी का शव सिंगापुर से ढाका लाया गया। हादी के शव को रिसीव करने के लिए ढाका एयरपोर्ट के बाहर जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी तस्वीरें जारी हैं। और इस वक्त बांग्लादेश में तनाव की बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें पिछले हफ्ते 12 दिसंबर को ढाका में बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मारी थी। उसे लेकर बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सुरक्षा को कड़ा किया गया है। आज संसद भवन के पास जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में कई बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश में सियासत और प्रदर्शनों के उग्र होने की आशंका है। और साथ ही साथ बांग्लादेश पुलिस जो है उस्मान हादी के हमलावरों की तलाश शुरू कर चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद भावुक करने वाली। हादी का शव जब बांग्लादेश कोर्ट पर लाया गया तो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। कई लोग यहाँ पर मौजूद थे और प्रमुख संदिग्धों की तस्वीरें भी इस दौरान जारी की गई हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब हादी का शव पहुंचा तो उस वक्त ये प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद थे। लोगों में रोष तो था ही, आक्रोश तो था ही, लेकिन दिल दर्द से भरे हुए नजर आ रहे थे। और प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर नारेबाजी की, जोर जोर से जो है प्रदर्शनकारी जो है नारेबाजी करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें ढाका की है जहाँ पर हमने देखा कि एयरपोर्ट के बाहर जो है बेहद बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सूचना देने वाले को जो आरोपी है उसकी सूचना देने वाले के लिए एक इनाम घोषित किया गया है। बता दें आपको 5 मिलियन टका यानी करीब 37 लाख रुपए का इनाम की घोषणा इस दौरान की गई। और बता दें जब से बांग्लादेश में ये हिंसा भड़की है उस दौरान यहाँ समाचार पत्र के जो दफ्तर हैं वहाँ पर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तोड़फोड़ की तस्वीरें जब सामने आई तो कई लोग जो है यहाँ पर फर्नीचर जो है बाहर ले जाते हुए नजर आए। आग लगाई गई समाचार पत्र के दफ्तरों के यहाँ पर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ था।
तो बता दें, अखबार के दफ्तर में तोड़फोड़ की तस्वीरों के बाद अब आपको दिखाते हैं कि रास्ते में जो भी बता दें, ये कहा गया उनकी मौत से पहले, हादी की मौत से पहले उन्होंने जब ये वीडियो उनका सामने आया तो जो वो कहते हुए नजर आए वो आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था, सड़क पर फेंक दिया, मैं फुर्तीला हिंडोल हूँ और मैं ये मन जब चाहे तब वो कर लेता हूँ जो चाहता हूँ। আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা, আমি ভিতিয়ে ধরিত্রীর বলবীর চির উন্নত মানুষের, তাই আমি ধরিনি, আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি, আমি পাগল ছন্দ, আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ, আমি হাম্বি, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দল, আমি চলো চঞ্চল চমকি চমকি, কত যেতে যেতে চকিতে চমকি, পিন্দি আদি তিন্দল, আমি চপলা চপল হিন্দল, আমি তাই করি ভাই যখন চাহে মন যা, করি শত্রুর সাথে গলাগলি, করি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা, আমি উন্মাদ। तो जिसकी मौत पे बवाल हुआ है उसका नाम शरीफ उस्मान हादी है, जो भारत तोड़ने की बात करता और अक्सर जहर उगलता हुआ नजर आता था। कहता था बांग्लादेश में भारत परस्त सरकारें नहीं होनी चाहिए। उसने हाल ही में बांग्लादेश का विवादित नक्शा जारी किया था जिसमें कई भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया। हादी बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था। जुलाई 2024 में वो शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल था, क्योंकि 32 साल का उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। बांग्लादेश में संगठन हसीना विरोधी प्लेटफॉर्म माना जाता है और आवामी लीग ही नहीं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी ये विरोधी माना गया। हादी के इनकलाब मंच को एक कट्टरपंथी संगठन बताया जाता है। आंदोलन में शामिल रहने के बावजूद इस संगठन को बैन कर दिया गया और इस वजह से हादी का संगठन अगले चुनाव में भाग नहीं ले सकता था। लेकिन फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में हादी उतरने वाला था, इसलिए ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रचार शुरू कर चुका था। और पिछले शुक्रवार को हादी जब ढाका की मस्जिद से निकल रहा था तो उसे किसी ने सर में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। बेहतर इलाज के लिए उसे एयरलिफ्ट कर सिंगापुर भेजा गया, मगर कल अस्पताल में हादी ने दम तोड़ दिया, जिससे हिंसा भड़की। हादी की मौत पर यूनुस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और मेरे सहयोगी चंदन के पास चलते हैं हिंसा की तस्वीरें दिखाते हुए। बिल्कुल, तो देखिए हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो बेभत्स हैं, डराने वाली है, चिंता बढ़ाने वाली है। बांग्लादेश में फैली हिंसा की ये तस्वीरें जो हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर हिंसा हुई है। और भीड़ ने दीपू चंद्रा, ये जो तस्वीरें जिस व्यक्ति की आप देख रहे हैं, दीपू चंद्र दास नाम के इस युवक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस युवक को बेरहमी से पीट डाला और तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद युवक को नग्न करके उसे पेड़ से लटकाकर उसके शरीर को आग लगा दी गई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के हालात दिखाने के लिए काफी हैं। वहां कानून का क्या हाल है ये तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे चीख पुकार मची हुई है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसकी शुरुआत 12 दिसंबर को जो है वो हुई थी। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अब ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर बांग्लादेश में किस तरीके से इस वक्त हालात हैं उसकी पूरी कहानी को बयां करते हैं, जहां हर तरफ सड़कों पर विरोध होता हुआ नजर आता है और हिंदुओं की हत्या किस तरीके से वहां पर दीपू की हत्या की गई ये हमने आपको बताया। और उसके बाद से लगातार जो तमाम हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनकी जान को खतरा बना हुआ है। और इसीलिए आपको बता दें कि जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। वहीं आइए जरा अब आपको दीपू के परिवार की भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, रोता बिलखता दीपू का ये परिवार जो है वो अपने उस दर्द को बयां करता नजर आ रहा है, जिसमें लिंचिंग के जरिए दीपू को मौत के घाट उतार दिया गया। और न केवल मौत के घाट बल्कि उसके बाद जिंदा तक जला दिया गया। असहाय की तरह खड़े हैं, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसको मार कर पेड़ पर लटका कर आग लगा दिया। अगर उनकी कोई गलती थी तो 2 थप्पड़ मार लेते। पुलिस के पास ले जाना चाहिए था,
कानून उसका इंसाफ करता। जनता को अपने हाथ में कानून लेना उचित नहीं था। अभी हम लोग बांग्लादेश को भारत में मिला देंगे और उनका कट्टरपंथी मिटा देंगे, लेकिन आदेश तो दें, निर्देश तो दें, कहें तो कि जाके संभालो वहाँ। हम लोग किस लिए हैं? हमारे यहाँ 65% नौजवान लोग हैं। हमारे बेटे क्या करेंगे? जाके वहाँ अभी जो बांग्लादेश को भारत में विलय करा देंगे। बांग्लादेश बौखलाया हुआ, वो खुद भूखों मर रहा, उसके लाख करोड़ों लोग तो यहाँ भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब वो यहाँ से भगाए गए हैं तो उसको कष्ट हो रहा है। खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार, उनका हत्या, रेप, मर्डर, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। जो यहाँ के नेता हैं वो बोलते हैं यहाँ मुस्लिम सेफ नहीं है या हम लोग सेफ नहीं है। जब सेफ नहीं है तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? बांग्लादेशी यहाँ बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर जो अपना अत्याचार हो रहा है, यहाँ का सरकार अपना कुछ करना चाहिए। इनके ऊपर हमारा हो रहा है, मंदिर तोड़ रहे, लोगों का कारोबार है, औरतों लोग का इज्जत भी लूट लेते। बांग्लादेशियों या देश में रहने वाले गद्दारों, कभी किसी हिंदू के ऊपर हाथ। तो दीपू चंद्रा दास, जिसकी मॉब लिंचिंग के दौरान मौत हो गई, इस हत्याकांड के बाद दीपू का परिवार बुरी तरह से डरा हुआ है। त्रिपुरा में इस वक्त क्या हाल है ये भी आपको दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि वहां पर किस तरह से परिवार जो है परेशान है, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है। लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार की तरफ से न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन एक तरफ बांग्लादेश में किया गया, दूसरी तरफ आपको बता दें त्रिपुरा में और देश के अलग अलग राज्यों में भी अब ये प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू जो है वो इस वक्त सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की ये तस्वीरें जहां पर दीपू की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और उसके बाद भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इस दौरान प्रदर्शन जो है वो किया गया है और इसको लेकर जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। उनकी तरफ से जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनको सुरक्षित किया जाए और जो प्राथमिकता है सरकार की वो इस बात को लेकर होनी चाहिए कि जो तमाम हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित यहां पर किया जाए। इन सब के बीच आइए जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है और इसको लेकर भारत के सियासतदानों का क्या कुछ कहना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका कहना है कि बांग्लादेश में पिछले 1 साल से जो है वो साजिश हो रही है। इसके साथ ही ये लोग भारत के 7 राज्यों को काटना चाहते हैं, लेकिन भारत भी मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ये असम के मुख्यमंत्री का कहना है। ये लोग अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये तो हेमंता बिस्वा शर्मा की बात थी। अब गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनका क्या कहना है ये भी जरा जान लीजिए। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है। भारत में भी ममता बनर्जी जैसी नेता हैं जो भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश में हैं। सारे विपक्षी नेताओं की बोलती बंद हो गई है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। कांग्रेस के नेता और सांसद है प्रमोद तिवारी, उनका क्या कहना है जरा सुनिए। बांग्लादेश की स्थिति जो है बहुत चिंताजनक है, कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। वहां न हिंदू सुरक्षित है और न ही भारत का व्यापार। ये प्रधानमंत्री मोदी की खराब विदेश नीति का नतीजा है, यानी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं अफजाल अंसारी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश का जन्मदाता है, इसके बावजूद उसका रवैया हमारे प्रति खराब है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान कोई भी खुलकर हमारा समर्थन नहीं करता। ये मोदी सरकार की खराब नीति की देन है। अगला नाम जिसकी प्रतिक्रिया आपको हम बताने वाले हैं वो है शशि थरूर, कांग्रेस के सांसद। हिंसा के बीच भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है, सरकार इन चीजों को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रही है, ये भी शशि थरूर बता रहे हैं। दोनों देशों की सरकार यही चाहती है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में शांति जो है वो स्थापित हो। तो तमाम सियासतदानों का क्या कुछ कहना है ये हमने आपको बताया, लेकिन इन सब के बीच आइए जरा अब आपको अदिति के पास लिए चलते हैं। अदिति आपको बताएंगी कि आज प्रधानमंत्री कहां रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो आज भारत में कहां है। तो चंदन, तो बता दें प्रधानमंत्री मोदी का आज पश्चिम बंगाल का दौरा है और ये बेहद अहम माना जा रहा है। बंगाल को कई विकास योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। नदिया में, ताहिरपुर में आज प्रधानमंत्री रैली के लिए भी पहुंचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री का रोड शो भी होगा। तो प्रधानमंत्री आज कई योजनाओं की सौगात पश्चिम बंगाल को देंगे। बता दें लगभग 3200 करोड़ की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करेंगे और इस दौरान जनसभा और रैली को भी संबोधित करेंगे।
बंगाल में सियासी शतरंज पूरी तरह सज चुका है। विधानसभा चुनाव के बादल पूरे राज्य में लगातार घने होते जा रहे हैं। घुसपैठ, वाटर रिवीजन, ये वो मुद्दे हैं जिन पर टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी और जोर पकड़ने वाली है। और इनका तो हम अब पीएम का ये बंगाल दौरा इस तनातनी को एक नए स्तर पर पहुंचा देगा। पीएम मोदी जब बंगाल में नई परियोजनाओं की सौगात देंगे तो उसी दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये जनसभा नदिया के ताहिरपुर इलाके में होने वाली है, जो मथुआ बहुल इलाका है। खास बात ये है कि नादिया का ताहिरपुर भारत बांग्लादेश सीमा से लगे होने के कारण भी अहम है। इस क्षेत्र में विभाजन के बाद आकर बसे शरणार्थियों की संख्या भी काफी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली मथुआ और शरणार्थी वोट बैंक दोनों को एक साथ साधने के लिए रखी गई है। नागरिकता और एसआईआर की वजह से मथुआ वोट बैंक इस समय तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में मोदी जब पहुंचेंगे तो क्या सौगात पश्चिम बंगाल को मिलेगी, बंगाल को आज क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं दी जाएंगी प्रधानमंत्री की ओर से, जिसकी लागत करीब 3200 करोड़ है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 34 12 जागुली कृष्णनगर मार्ग जो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। और साथ ही 4 लेन का उद्घाटन होगा। लंबाई है इसकी 66.7 किलोमीटर। और परियोजना जो है दूसरी है, उसके बारे में बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग 34 जो है उसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। 12/7 जागुली मार्ग है ये, 4 लेन की आधारशिला प्रधानमंत्री आज यहाँ पर रखेंगे। लंबाई जो है इसकी बता दें, उसके बारे में 17.6 किलोमीटर इस राजमार्ग की लंबाई है, जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बेहद ही अहम पश्चिम बंगाल दौरा, और प्रधानमंत्री मोदी का ये पश्चिम बंगाल दौरा इतना अहम है ये समझा दे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के नादिया जिले के ताहिरपुर में एक जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। वहां पे लोगों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। बता दें कि ये इलाका मथुआ समुदाय बहुल इलाका है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री एसआईआर की प्रक्रिया के बीच घुसपैठ और शरणार्थियों का मुद्दा बंगाल में खूब गरमाया हुआ है, उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले यहीं पर सीएए का ऐलान कर प्रधानमंत्री ने शरणार्थियों के लिए स्थायी नागरिकता का रास्ता साफ करने का वादा किया था। और खास बात यह है कि नादिया का ताहिरपुर भारत बांग्लादेश सीमा से लगे होने के कारण भी अहम है। इस क्षेत्र में विभाजन के बाद आकर बसे शरणार्थियों की संख्या भी काफी है। जिस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक मीटिंग करने आ रहे हैं वो फुलिया और शांतिपुर से सटा हुआ है, जो बुनाई इंडस्ट्री के गढ़ है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पास बुनकरों के लिए भी आज कई खास मैसेजेस हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के इस अहम दौरे पर, और साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर आ रही है टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर से जुड़ी हुई मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद बनने का काम अगले साल फरवरी में शुरू होगा और 3 साल में बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल एक तरफ प्रधानमंत्री का वहां दौरा होगा, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बन रहे बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद बनने का काम अगले साल फरवरी में शुरू होगा और 3 साल में बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद को बनाने के लिए करोड़ों रुपए उनके घर पर रखे हैं। साथ ही हुमायूं कबीर ने चुनौती देते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। एनडीटीवी से बातचीत में हुमायूं कबीर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहा कि अब वो बदल गई हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय चुनौती क्या है, आपको ये भरोसा कैसे आता है कि हम कुछ सीटें जीत पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे? जरूर मेरा जो जन समर्थन जो मिल रहा है, जो सारे बंगाल को जो आदमी मेरा ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये होना ही चाहिए, ये होगा ही। मेरा 100 सीट मिल जाएगा ही, और 100 सीट मिलेगा तो 294 में 100 सीट मिल जाएगा तो मेरा निर्णायक शक्ति में होगा। वो कौन कुर्सी में बैठेगा वो मेरा सपोर्ट लेने का, बिना कोई सपोर्ट लेने का कुर्सी में नहीं बैठने पाएगी। वो वैसी साहब से बात बनी कि नहीं बनी? ऐसे साहब को तो बोला मेरा जो नया पार्टी बन रहा है वो पार्टी को साथ में ही वो जोड़ के इलेक्शन करे तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। बाबरी मस्जिद का नाम जानबूझ के रखा गया है? नहीं, वो बाबर के साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वो बाबर ने एक मस्जिद बना के रखा, वो तोड़ा दिया,
इसीलिए मैं यो मस्जिद फिर लोगों को जो दिल में जो दर्द है, दिल में जो दुख है, वो मुछाने के लिए नहीं। कितनी ईंटें आ चुकी है अभी तक? हाँ, कितनी ईंट आ चुकी है और बाबरी बहुत मस्जिद सारे कब आया है, तक मेरे तैयार तो हो जाएगा? नजर में नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है। आप बाबरी मस्जिद कब तक बना के तैयार कर देंगे? फरवरी में फर्स्ट वीक में ये काम शुरू होगी, 3 साल में पूरा होगा। जब आप बात कर रहे हैं तो इसके खर्चे की, ये खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा सारा मुसलमान लोग मेरा को पैसा दे रहे हैं। जब आप इस समय बात कर रहे हैं राजनीति की, तो मुझे ये बताइए कि जब लोगों के साथ आते हैं और ये भीड़ देखते हैं, तो आपका पार्टी जो नहीं बना रहे हैं, पार्टी का मुद्दा क्या सिर्फ बाबरी मस्जिद होगा? तो अल्लाह को मुझे मदद करेगी। सारा मुसलमान लोग मेरा देख के इतना मेरे को सपोर्ट दे रहा है, इतना मेरा हाथ मिलाने के लिए क्या कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं। महान अल्लाह का तरफ हो रहा है, नहीं अल्लाह मेरा दया करा, मेरा नाम पर ये नाम के लेके ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सारा मुसलमान इकट्ठा होगा। तो हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत में किस तरीके से हुमायूं कबीर ने यह दावा किया है कि करोड़ों का चंदा जो है वो उसके पास आ चुका है और कोई भी इस बाबरी को बनाने से उसे रोक नहीं सकता है, साफ तौर पर कहना है। आइए ऐसे में अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से बाबरी पर पंगा करोड़ों का चंदा का एक खेल है, जहां बाबरी के लिए हुमायूं पर चंदों की बरसात हो रही है, पैसा भर भर कर आ रहा है। हुमायूं का लाखों मुसलमानों के समर्थन का दावा है और चंदे की रकम गिनने का वीडियो भी वो पोस्ट करते हुए नजर आए बीते दिनों। उनके बैंक अकाउंट में QR कोड के जरिए भी चंदा लोग भेज रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। बाबरी मस्जिद के लिए ऑनलाइन करोड़ों रुपए का चंदा मिला है, यह दावा हुमायूं कबीर का है। बाबरी मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक बनेगी, यह भी दावा हुमायूं कबीर जो है वो कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस बाबरी मस्जिद को बनने से कोई नहीं रोक सकता और इसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी की गई है। वहीं इन सब के बीच आइए चलते हैं अदिति के पास और अदिति आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री बंगाल के बाद आज कहां जाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री आज बेहद ही 2 दिवसीय अहम दौरे पर है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ प्रधानमंत्री आज असम दौरे पर गुवाहाटी जाएंगे और असम में 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं और बोधछार में असम के पहले मुख्यमंत्री बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण भी आज प्रधानमंत्री असम के दौरे के दौरान करेंगे। बता दें यहाँ पर वो 250 पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। बीजेपी मुख्यालय को खास तौर पर आज इसके लिए सजाया गया है। कड़े सुरक्षा इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले यहाँ पर किए गए हैं और बता दें कि ये दौरा 2026 विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। तो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री आज असम में करेंगे, साथ ही साथ कई पार्टी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, कार्यालय में जो है पहुंचेंगे और वहां पर सुरक्षा इंतजाम बेहद अहम तरीके से किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के इस असम दौरे को लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे सहयोगी रतनदीप की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 दिन की असम यात्रा है उसमें एक बहुत ऐतिहासिक क्षण रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम बीजेपी के मुख्यालय वाजपेयी भवन में पहुंचेंगे। ये जो मुख्यालय शुरू हुआ था 2022 में, इसके बाद राज्य के गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के सभी बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, मगर प्रधानमंत्री नहीं आए हैं और पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और इसके लिए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी स्कैनर्स बैठ गए हैं, ब्रांडिंग हो गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही उत्सुक हैं प्रधानमंत्री की इस विजिट के लिए। सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि हम अक्सर ये नहीं देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं पे जब सफर करते हैं तो वो अपने जो पार्टी के कार्यालय है वहां पे जाते हैं। तो रतनदीप की आपने रिपोर्ट देखी, असम में प्रधानमंत्री का क्या प्लान है। प्रधानमंत्री 15,600
करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। इस वक्त यहां पर तैयारियां हैं, आइए जरा आपको बताते हैं। जहां असम में प्रधानमंत्री का मेगा प्लान, जहां प्रधानमंत्री 15,600 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी प्रधानमंत्री जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। असम के पहले मुख्यमंत्री बोरदोलोई की प्रतिमा का भी प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री असम बीजेपी मुख्यालय भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम है। इन सब के बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में पायलट और एक यात्री के बीच झगड़ा हुआ है, जिसमें पायलट ने यात्री को पीट कर घायल कर दिया है। पायलट का नाम कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल बताया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उन पर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया गया है। ये घटना तब हुई है जब पायलट उड़ान भरने जा रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस व्यवहार की कड़ी निंदा की है। पायलट की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पल्लव हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पल्लव, पूरा मामला क्या है, क्या बात हुई कि पायलट ने यात्री को इस तरीके से पीट दिया कि वो लहूलुहान हो गया? देखिए, जो पूरा मामला है वो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक ऑफ ड्यूटी पायलट थे, उनकी एक यात्री के साथ जो है मारपीट हो गई। और जो आरोपी हैं पायलट वीरेंद्र सेजवाल, बताया जा रहा है कि परिवार संग यात्रा करे तो अंकित देवान के साथ उनकी मारपीट हुई है। पूरे मामले को लेकर जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है उसने जो आरोपी पायलट है उसको निलंबित कर दिया है। और ये जो मामला है इसके आने के बाद जो है पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर ये मामला कैसे हुआ है। हालांकि फिलहाल जो है जो पायलट है उसको निलंबित कर दिया गया और जो एयरलाइंस है उसने पूरे प्रकरण को लेकर जो है अंकित देवान से जो है वो माफी मांगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका पल्लव, हमारे साथ जुड़कर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी रूह का बांध देने वाली तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दहल जाएंगे। कानपुर के हनुमंत विहार इलाके में चलती सड़क पर एक भारी भरकम ट्रक युवक को करीब 70 मीटर तक घसीटता ले गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। हनुमंत विहार इलाके से सामने आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। यहाँ सड़क पर लगे जाम के बीच सीसीटीवी में मौत का ऐसा मंजर रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। दर्दनाक हादसे के वीडियो में दिखाई दिया कि एक युवक सड़क पर खड़े एक ट्रक की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो डंपर पर चढ़ने की कोशिश करता है, ड्राइवर ट्रक को आगे बढ़ा देता है। युवक का संतुलन बिगड़ता है और सीधे ट्रक के पहिए के नीचे आ जाता है। हैरानी की बात यह है कि ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद भी ट्रक को नहीं रोकता और युवक को कई 100 मीटर कर घसीटता हुआ ले गया, जिससे मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क पर हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। युवक की मौत के बाद मौके पर पहुंचे घर वालों ने हादसे पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जमीन विवाद में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने युवक को ट्रक के नीचे कुचलवा दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक युवक के घर वालों के आरोपों की जांच कर रही है। और नमस्ते इंडिया में दर्शकों को अगली खबर अदिति गुरुग्राम से बताते हैं, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां शिक्षा के मंदिर में जमकर लाठी डंडे चले। पूरी बात बता देते हैं। बताया गया कि एक निजी स्कूल में फीस मांगने पर छात्रों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल संचालक और शिक्षकों के साथ जमकर यहां मारपीट की गई। और गुरुग्राम में शिक्षा के मंदिर में हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग स्कूल के संचालक और शिक्षकों पर लाठी डंडे बरसाते हुए दिखाई दिए। मारपीट की यह घटना भोंडसी थाना इलाके के सहजावास गांव हुई, जहां छात्रों के घर वालों और शिक्षकों के बीच फीस को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। बताया गया कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के परिजनों को जब बकाया फीस भरने को कहा तो बहस करने के बाद पहले तो वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद करीब आधा दर्जन लोग लाठी डंडे लेकर वापस लौटे और स्कूल के संचालक और शिक्षकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट की ये पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग स्कूल परिसर में घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और स्कूल के संचालक समेत कई शिक्षकों को जमीन पर गिराकर लाठियां भांज रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया
और सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं कोडेन युक्त कफ सिरफ की खबर की, जहां कफ सिरफ केस में एक और गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है और रायबरेली पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। आरोपी प्रियांशु गौतम को गिरफ्तार किया गया है। सिरफ का फर्जी मिल बनाकर ऊंचे दाम पर इस पर बेचने का आरोप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला था। सीएम योगी ने शुक्रवार को ये कहा था कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है उसके माफिया से संबंध है और साथ ही साथ कफ सिरफ मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी थी इसको लेकर हमलावर हो गई। अब सीएम योगी ने कहा कि एसटीएफ और यूपी पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके संबंध सपा से मिले हैं। तो बेहद ही गंभीर आरोप सीएम योगी ने कई ऐसी बातें बोली जिसके चलते अब सपा की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जहां इस पूरे मामले को लेकर आलोक सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापा मारने के लिए जब पहुंची तो वहां से बहुत कुछ बरामद किया गया। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां सिर्फ केस में एसपी नेताओं के कनेक्शन की ये खबर जो है वो सामने आ रही है। कनेक्शन माफिया से होने का दावा किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आरोपी आलोक सिंह के तार भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के साथ एक फोटो भी वायरल है और इस फोटो को लेकर न केवल मुख्यमंत्री बल्कि दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। और इस तस्वीर को दिखाते हुए हमलावर नजर आए ब्रजेश पाठक। ये देखिए, ब्रजेश पाठक के हाथ में तस्वीर दिख रही है। डिप्टी सीएम ने तस्वीर दिखाई और इस तस्वीर में जो आरोपी हैं वो अखिलेश यादव के साथ नजर आए। और इसी को लेकर ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, सबका ये कहना है कि इस कोडेन कांड में जो तार हैं वो समाजवादी पार्टी से इसके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं उन तमाम माफियाओं के संबंध सपा से हैं। ये बड़ा दावा है अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार भी किया है। कफ सिर्फ मामले में आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि फंस जाओ तो दूसरों पर आरोप लगाओ। ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। और उधर इस मामले में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पे शायराना अंदाज में निशाना साधा। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। वहीं इस कोडेन केस को लेकर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। ये चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन है, ये देखिए, ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कफ सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश को
वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी में धकेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई होगी। कोडीन कफ सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव हैं। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी। उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को आपने सुना किस तरीके से हमलावर हैं वो समाजवादी पार्टी पर और कफ सिरप पर। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी समेत आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी आमने सामने है और किस तरीके से क्या कुछ कहा गया ये आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन्हें पकड़ा गया है उनके समाजवादी पार्टी से रिश्ते हैं। फोटो इनकी है अपराधियों के साथ अवैध लेन देन में संलिप्तता सामने आई है। कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा, ये शायराना अंदाज नजर आया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने क्या कहा है आइए अब आपको ये बताता हूं। जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। एक फुल दो हाफ है, यूं तो आपस में खिलाफ हैं। कोडिन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। ये जो शायरी उन्होंने की है वो सोशल मीडिया पर जो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो थी जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री आसपास थे उसको लेकर की गई है। वहीं बिहार से एक खबर है जो सहयोगी मेरी अदिति आपको बताएंगी कि बिहार के औरंगाबाद से आखिर क्या खबर जो है वो सामने आई है, किस तरीके से औरंगाबाद में ये हादसा हुआ है और औरंगाबाद में अग्निकांड से जुड़ी ये खबर आपको बताते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। तो भीषण अग्निकांड हुआ है औरंगाबाद में, इसकी तस्वीरें देखिए और पूरी रिपोर्ट समझिए। और एनटीपीसी पावर प्लांट में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है जिसमें आग लगने के बाद पूरा पावर प्लांट धू-धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण आग हादसा औरंगाबाद जिले के अंकोरहा इलाके में हुआ जहां एनटीपीसी पावर प्लांट में अचानक भड़की चिंगारी ने पूरे पावर प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पावर प्लांट में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने की शुरुआत टावर के ऊपरी हिस्से से हुई। टावर में मौजूद प्लास्टिक और फाइबर का सामान होने की वजह से ये आग और विकराल हो गई और हर तरफ आग का भयानक मंजर नजर आया। हादसे की जानकारी मिलने पर एनटीपीसी की आंतरिक फायर सेफ्टी टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्लांट का एक टावर जलकर राख हो चुका है। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और इस वक्त विकाराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को पीट कर उसकी हत्या कर दी। लगातार ऐसे मामले आजकल सामने आते हैं, लेकिन इस वक्त विकाराबाद से खबर जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के नौगाम में छापेमारी की है
और मौलवी इरफान वाघे के किराए के मकान पर ये छापेमारी की गई है। एनआईए ने मौलवी इरफान वाघे के घर से अहम सबूत जुटाए हैं और एनआईए ने मौलवी के खिलाफ कई बातें भी बताई हैं। बता दें, इरफान वाघे के घर से अहम सबूत जुटाए गए हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो उसके दौरान जो कार्रवाई हुई उसमें जो अहम सबूत सामने आए उसके चलते अब ये मामला आगे बढ़ा है और इसके दौरान एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सबूत इकट्ठे किए हैं। मौलवी वाघे के घर पर छापा मारा गया। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद को लेकर देश के कई राज्यों में शुक्रवार को भी प्रदर्शन हुआ है। झारखंड से हैदराबाद नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हुए और कई जिलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भी की गई। मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार पर जो है लगातार आरोप लग रहे हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अब कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत भी की गई है। हैदराबाद की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। किस तरीके से सड़कों पर उतरकर लोग नीतीश कुमार का विरोध करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो एक महिला के हिजाब को नीचे करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे और अब इस पूरे मामले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार, बंगाल, यूपी, कश्मीर, झारखंड, हैदराबाद, नीतीश कुमार के एक वीडियो ने ऐसा विवाद शुरू कर दिया है जिसके खिलाफ विरोध की आग भड़कती ही जा रही है। ये विरोध शुक्रवार को कश्मीर की वादियों तक पहुंच गया जहां पीडीपी समर्थकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने तो पुलिस में शिकायत कर बिहार के सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, यू प्लीज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज मैं एक एफआईआर फाइल करना चाहती हूँ अगेंस्ट द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। उधर रांची में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। झारखंड के हजारीबाग में तो शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन भी हुआ जिसमें नीतीश विरोधी नारेबाजी हुई और उनका पुतला भी फूंका गया। ऐसा ही प्रदर्शन हैदराबाद में देखा गया जहां जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा उतारा। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां तक कि उनके सुरक्षा में तैनात एसएसजी कमांडो की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध तेज हुआ ही है लेकिन साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी टाइट कर दी गई है। नीतीश की सुरक्षा टाइट करने के चलते अब पाकिस्तान की तरफ से जो है एक पाकिस्तान डॉन ने धमकी दी है और इसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बिहार पुलिस ने नीतीश की सुरक्षा को कड़ा करते हुए एसएसजी घेरे को और सख्त किया है। सिर्फ चुनिंदा लोग ही सीएम के अब करीब जा सकेंगे। उनकी सुरक्षा में तैनात एसएसजी कमांडोज की संख्या बढ़ाई गई है। नीतीश के काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी शामिल कर दिया गया है और साथ ही बता दें उनके काफिले में कई और बुलेट प्रूफ गाड़ियों को शामिल करते हुए उनकी सुरक्षा को पुख्ता करने के इंतजाम लगातार चल रहे हैं। सीएम आवास आने वाली सभी गाड़ियों को डॉग स्क्वाड टीम के वहां पर तैनात करते हुए चेक कर रही है। सीएम नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा दी गई है। इसमें 55 सुरक्षा कर्मी हैं नीतीश के साथ मौजूद जो रहते हैं और पहले से ही 5 लेयर की सुरक्षा नीतीश कुमार के पास मौजूद थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है। नीतीश को धमकी के बाद खुफिया इनपुट्स मिले हैं। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के दौरे पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती करने के और सुरक्षा कर्मियों को सादी वर्दी में रहने को भी कहा गया है। तो पाकिस्तानी डॉन की तरफ से जब से नीतीश कुमार को धमकी दी गई है उसके बाद सुरक्षा को कड़ा किया गया है। हमारे संवाददाता रमन की एक रिपोर्ट के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। हिजाब विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस वक्त हम उनके आवास एक अने मार्ग के बाहर मौजूद है और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी चेक किस तरीके से हो रहा है। एक अने आवास के बाहर जो है स्पेशल डॉग स्क्वाड्स की टीम है। जो भी गाड़ियाँ अंदर जा रही है सीएम आवास के अंदर उनकी चेकिंग की जा रही है। हालांकि ये चेकिंग हमेशा भी होती है लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया, कंट्रोवर्सी सामने आई हिजाब विवाद को लेकर और पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी जो बताए जाते हैं उनके तरफ से जो है उन्हें थ्रेट कॉल आया, धमकी आया सोशल मीडिया के जरिए और उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो नीतीश कुमार की सुरक्षा कैसे बढ़ी है ये हमारे सहयोगी रमन ने आपको दिखाई, लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर देश के सियासतदानों का क्या कुछ कहना है, आइए उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी ने पैगंबर की ख्वाहिश को पूरा करके इस बिहार में करके दिखाया है। इस्लाम धर्म मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो
उससे आप अगर पूछेंगे तो कहेगा कि पैगंबर की ख्वाहिश नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। कोई वीडियो के बारे में आ रही है तो ये डीजीपी बिहार ने स्पष्ट किया है कि गांधी मैदान थाना और साइबर सेल को इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि इसकी पुष्टि करिए और साथ ही साथ इसके पीछे कोई मंशा है उसको भी देखने की बात कही है और सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा है तो बवाल क्यों कर रहे हो? अगर उनने कहीं उसको हाथ लगा देता, कहीं उसका हाथ और लग जाता तो तुम क्या करते? मैं बताता हूँ तुमको क्या करते हम। अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। ये नीतीश कुमार की ही देन है कि आज मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर बनकर के सर्टिफिकेट लेने आई थीं। सोचिए, लेकिन वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल करके नौकरी करें, वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है पर्दा की जंजीरों को तोड़ करके बाहर आए और मुख्य धारा में जुड़ करके आत्मनिर्भर बने, वे लोग आज जो है नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं और डॉक्टर ऐसे नौकरी का आप नियुक्ति पत्र लेने जा रही हैं, आप पहचान छुपा करके वहाँ जा रही हैं और उसके बदले दूसरा कोई ले ले तो कल मुख्यमंत्री जी पर क्या क्या लोग आरोप लगाते। इस देश में ये इस्लामिक देश नहीं है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इस देश में सभी सार्वजनिक जगह पर जो पहचान छुपा करके जाने पर प्रतिबंध हो, कानून हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, एकदम सही किया है। और बता दें, ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई सितारों की संपत्तियां अटैच की है, जिनकी संपत्तियां अटैच की गई उनमें युवराज सिंह का नाम सबसे ऊपर है। कौन कौन से नाम है जरा जानिए। युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हजरा और नेहा शर्मा, ये वो तमाम नाम हैं जिनकी संपत्तियां जो हैं वो अटैच की गई है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। युवराज सिंह की 2 करोड़ 50 लाख के करीब की संपत्ति अटैच की गई है। इसके अलावा आपको बता दें और भी कई खिलाड़ी हैं और भी कई सेलिब्रिटीज हैं। सोनू सूद की 1 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख के करीब की संपत्ति अटैच जो है वो की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है वो जांच बढ़ रही है। आइए जरा आपको मैं बताता हूं कि आखिर किसकी कितनी संपत्ति जो है वो ईडी ने अटैच की है और कैसे इस पूरे मामले को लेकर ईडी की जांच जो है वो लगातार बढ़ रही है और इस पूरे मामले पर ईडी किस तरीके से आगे जांच बढ़ा रही है। देखिए, सुरेश रैना इंडियन टीम में खेल चुके हैं, 6 करोड़ 64 लाख के करीब की इनकी संपत्ति जो है वो अटैच की गई है। शिखर धवन ओपनिंग करते थे भारतीय टीम के लिए, 4 करोड़ 55 लाख के करीब की संपत्ति इनकी भी अटैच की है। मीरा रौतेला 2 करोड़ 2 लाख के करीब, उर्वशी रौतेला की बहन है, माफ कीजिएगा मां है उनकी, और इनकी भी संपत्ति जो है वो अटैच की गई है। युवराज सिंह 2 करोड़ 5 लाख के करीब की इनकी संपत्ति जो है वो प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच की है। नेहा शर्मा 1 करोड़ 26 लाख के करीब की संपत्ति नेहा शर्मा की अटैच जो है वो की गई है। सोनू सूद बड़े सेलिब्रिटी हैं, 1 करोड़ के करीब की संपत्ति इनकी भी अटैच की गई है। वहीं मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख के करीब की संपत्ति अटैच की गई है और रॉबिन उथप्पा की करीब 8 लाख की संपत्ति जो है वो अटैच की गई है। 1xBetting ऐप का ये पूरा मामला है। इन सभी लोगों पर इस ऐप के प्रमोशन का आरोप है और ऐसे में ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है जिसमें इनकी संपत्तियां जो हैं वो अटैच की गई है। वहीं इन सब के बीच गुरुवार को भी ईडी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 25 साल के यूट्यूबर पर बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर सहित 9 ठिकानों पर छापा मारा। ये यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की तस्वीरें हैं जो आप देखिए लग्जरी लाइफस्टाइल जीता हुआ आप नजर आता है और करोड़ों की गाड़ियां इसकी जब्त हुई है। 10 करोड़, ये देखिए कौन कौन सी लग्जरी गाड़ी है। फोर्ड की गाड़ी है, इसके अलावा थार है, लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज है। करीब 10 करोड़ की ये लग्जरी गाड़ियों का जखीरा था अनुराग द्विवेदी के पास। 7 मिलियन के करीब इसके यूट्यूब पर जो है फॉलोअर्स हैं। 2 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम की इसकी फैमिली होने का ये दावा करता है और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो अब जीता नजर आता है। ये देखिए यूट्यूबर के घर ईडी की टीम पहुंची। उन्नाव की ये तस्वीरें हैं। उन्नाव में उसके घर पर ईडी की टीम जब पहुंची है। यूट्यूबर, हालांकि आपको बता दें अनुराग द्विवेदी जो है वो भारत में नहीं है, वो इस वक्त दुबई में है और ईडी की नजर ही तब पड़ी जब दुबई में शादी इसकी हुई और उसके बाद ईडी ने इसके
अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। देखिए, लग्जरी कारों का शौकीन है अनुराग, किस तरीके से मर्सिडीज, BMW सभी कारों की डिलीवरी लेते हुए बाकायदा फोटो शूट होता था, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डलती थी और तमाम जो इन्फ्लुएंसर के साथ भी इसकी अच्छी दोस्ती थी और तमाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर इस पर आरोप है कि ये जो है वो बेटिंग को प्रमोट करता था। अब आइए वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिस तस्वीर से अनुराग जो है वो ईडी के शिकंजे में आया, जहां दुबई में गर्लफ्रेंड से इसने शादी की और खबर ये आई कि 30 अपने गांव के मेहमानों को इसने दुबई बुलाया, उनका टिकट कराया, रहना खाना पीना होटल में सब कुछ उसने ही कराया और उसके बाद ये ईडी के शिकंजे में आया। और ईडी के शिकंजे में ये ऐसे आया कि उसके बाद से लगातार ईडी की टीम जो है वो अब इस पूरे मामले में जांच है उस पर दबिश जो है ईडी की टीम दे चुकी है। और आपको बता दें कि ईडी की टीम जो है वो अब उसको समन देकर पूछताछ के लिए भी बुला चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 25 साल के यूट्यूबर पर बड़ा एक्शन लिया गया। ईडी ने यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर सहित 9 ठिकानों पर छापा मारा है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 10 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां जब्त की है। मेरे आसपास ये लग्जरी गाड़ियां आप देख भी सकते हैं। जब्त की गई गाड़ियों में लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज है और भी कई गाड़ियां हैं। एक लैविश लाइफस्टाइल ये जिया करता है। कहा जाता है कि अनुराग द्विवेदी को लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक था। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करके उसने करोड़ों का पैसा जुटाया और इसी कमाई से उसने अपने लिए लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला तैयार किया। दुबई में उसने करोड़ों की आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी है और अब आरोप है कि प्रॉपर्टी जो है वो अवैध तरीके से जुटाई गई है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। शुरुआती जांच में ही सट्टेबाजी, हवाला, नेटवर्क से कमाई के संकेत मिले हैं और इसीलिए यूट्यूबर और उसके परिवार के 25 बैंक खाते, कितने 25 बैंक खाते इनको सील कर दिया गया है और प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात और डिजिटल उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं। यूट्यूबर के घर समेत 9 ठिकानों पर ईडी की कई टीमों ने छापा मारा है और इस दौरान करीब 12 घंटे तक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए। ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस करोड़ों की कमाई का जरिया क्या है। क्या इसके पीछे कोई गलत तरीके का काम जो है वो किया जा रहा था और इस पैसे का इस्तेमाल किसी अवैध नेटवर्क को चलाने के लिए तो नहीं किया गया। ये भी ईडी जांच कर रही है। फिलहाल ईडी के अधिकारी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जांच ही कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच आइए जरा अब आपको तस्वीरों से दिखाते हैं कि कैसे ये जो अनुराग द्विवेदी है वो अर्श से फर्श पर पहुंचा और फिर वापस वहीं पर आते हुए नजर आ रहा है। साइकिल से शुरू हुआ सफर, करोड़ों की डिफेंडर पर आया और उसके बाद दुबई में शादी तक पहुंचा, लग्जरी यॉट पर वेकेशंस में पहुंचा, तमाम गाड़ियों के काफिले में पहुंचा, लैम्बोर्गिनी उरूस की डिलीवरी लेते हुए। ये वीडियो देखिए कैसे यूट्यूबर जो है वो लैम्बोर्गिनी उरूस की डिलीवरी जो है वो ले रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें लैम्बोर्गिनी उरूस के डिलीवरी के समय की है। ये तस्वीरें देखिए लैम्बोर्गिनी उरूस की, कैसे वो डिलीवरी ले रहा है अपने तमाम दोस्तों के साथ। और इन वीडियोस को बाकायदा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाला जाता था, लोगों को दिखाया जाता था, अपने फॉलोअर्स को वो दिखाता था और उसके बाद आरोप है कि टेलीग्राम के जरिए वो लोगों से पैसे लेता था, सट्टा उनका लगवाता था। और अनुराग द्विवेदी जो है वो आपको बता दे कि फिलहाल जो है वो दुबई में है और समन जो है वो जारी किया गया है। वहीं इन सबके बीच आगे बढ़ते हैं और अदिति के पास चलते हैं। अदिति आपको बताएंगे कि आखिर कैसे त्योहार के सीजन में इस वक्त मिलावट बढ़ रही है। ये खबर हम सबसे जुड़ी हुई है चंदन, और बता दें कि छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है जहां मिलावटखोरों का भांडाफोड़ हुआ है, जहां इनका जाल हर तरफ फैला हुआ था, उसकी तरफ अब कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक ऐसी ही मिलावटी साजिश का अब खुलासा किया गया है। राजनांदगांव में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक फूड कंपनी पर छापा मारकर करीब 400 किलो नकली पनीर बरामद किया है। नकली पनीर की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनांदगांव के पनेका इलाके में पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से पनीर बनाया। पनीर को तैयार करने में केमिकल का भी इस्तेमाल हो रहा था। खाद्य विभाग को इसकी जानकारी मिली तो फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान मौके से 400 किलो से ज्यादा नकली पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। नकली पनीर बाजार तक न पहुंचे, इसके लिए खाद्य विभाग की टीम ने जेसीबी से गहरा गड्ढा खुदवाया और नकली पनीर को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया। पाम ऑयल और दूध पाउडर ये दोनों को मिला के पनीर बनाया जा रहा था
जो कि मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानव भोग के लिए इसको गलत पाके, है ना, और ये सेफ नहीं है मानव भोग के लिए, वो पाते हुए हम पनीर को यहाँ पे नष्ट करा रहे हैं। छापेमारी के दौरान फूड सेफ्टी विभाग ने मौके से कंपनी में बन रहे मिल्क केक के सैंपल भी लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया और फूड कंपनी का लाइसेंस 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और अब अगली खबर आपको बताते हैं जो उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी के घर में 3 भालू घुस आए और घर में घुसकर ये आपस में ही लड़ने लगे। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई है और वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैली हुई है। पहाड़ में सर्दियों का मौसम आते ही जंगली जानवरों का आतंक शुरू हो गया है। गली गली में भालुओं के झुंड घूम रहे हैं, जिससे कई इलाकों में दहशत का माहौल व्याप्त है। इस वीडियो को देखिए और अंदाज लगाइए पहाड़ के लोगों के सामने खुद को सुरक्षित रखने की कितनी बड़ी चुनौती है। वीडियो उत्तरकाशी जिले के मल्ला डांग इलाके का बताया जा रहा है, जहां भटवाड़ी मोहल्ले में रात के समय में 3 भालू एक घर में घुस गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 31 सेकंड के वीडियो ने रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी से दहशत बढ़ा दी है। भालू फैमिली एक घर के आंगन में घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे घर के अंदर बैठे लोगों की जान आफत में आ गई। गनीमत ये रही कि इन भालुओं ने घर का दरवाजा तोड़ अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। दरअसल ठंड का मौसम है और ऊंचाई वाले क्षेत्र से जानवरों का रुख निचले क्षेत्रों की तरफ आ पहुंचा है। आलम यह है कि जंगली जानवर अब घरों के आंगन तक भी पहुंच चुके हैं। घर के आगे आंगन में जंगली जानवर खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी। आपको बता दें, जहां दिल्ली पुलिस अल फलाह विश्वविद्यालय के संबंध में एक और मामला दर्ज कर सकती है। ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय के संबंध में दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है। ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय के संबंध में दिल्ली पुलिस को कई सबूत सौंपे हैं, जिसमें कहा है कि जांच से पहले ही विश्वविद्यालय में फर्जी डॉक्टर्स, फर्जी मरीज और यहाँ तक कि फर्जी बीमारियां भी सामने आ जाती रही हैं। हमारे संवाददाता मुकेश इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए आखिर ये खुलासा किस तरह से हुआ कि यहाँ पर फर्जी डॉक्टर से फर्जी बीमारियां जो हैं वो बताई जा रही थी? देखिए, जो ईडी है वो इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है और लगातार जो वित्तीय अनियमितताएं हैं यूनिवर्सिटी की, उसको लेकर जांच चल रही है। जांच के दौरान ये पाया गया कि यूनिवर्सिटी में इंस्पेक्शन के पहले फर्जी डॉक्टर, फर्जी मरीज और यहाँ तक की जो फर्जी बीमारियां हैं वो तक उसका जो पूरा एक खाका है वो तक तैयार कर लिया जाता था, जिससे कि जो यूनिवर्सिटी के लिए जो जरूरी नियम है, जो शर्तें हैं, वो पूरी कर पाए। तो ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि फर्जी डॉक्टर तैनात किए जाते थे, फर्जी मरीज वहां पर लाए जाते थे और इस तरह से यूनिवर्सिटी बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करती थी। तो अब ईडी ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है कि इस मामले में अलग से केस दर्ज करे और जांच करे कि आखिर ये फर्जी डॉक्टर कौन है, ये फर्जी मरीज क्यों बुलाए गए, इसके पीछे क्या मकसद है। तो दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी ही इस पूरे मामले में केस दर्ज करके इसकी मामले की जांच को आगे बढ़ा सकती है। जी शुक्रिया मुकेश, आपके पास लौटेंगे और अपडेट के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि एक मामला दिल्ली के कीर्ति नगर से भी सामने आ रहा है, जहां मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। यहां पार्किंग को लेकर 2 पड़ोसी परिवार आपस में ही भिड़ गए और रात के अंधेरे में हुई इस मारपीट के दौरान तलवारें भी निकाल ली गई। वारदात का पूरा वीडियो जो है वो गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। राजधानी दिल्ली का कीर्ति नगर इलाका, रात का वक्त था लेकिन सन्नाटे की जगह यहाँ चीख पुकार मची थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड मारपीट की ये तस्वीरें दिल्ली के पौश इलाकों में शुमार कीर्ति नगर की हैं, जो किसी गैंग वॉर की नहीं बल्कि उन पड़ोसियों की है जो सालों से एक दूसरे के आमने सामने रहते आए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्षों में मामूली बहस के बाद तलवारें निकल आईं। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठियां बरसा रहा है, तो वहीं एक युवक नंगी तलवार लेकर हमला करने दौड़ता है। बीच सड़क पर हुई इस मारपीट की वजह पार्किंग विवाद है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और रात के अंधेरे में 2 पड़ोसी परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इतनी बड़ी वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है और पुलिस को लिखित में दिया है कि उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए।
खबर अब बिहार से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक मरीज की मौत के बाद एम्बुलेंस न मिलने पर उसे घर वाले शव को ठेले पर लाद कर ले जाने को मजबूर दिखाई दिए। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार के दावे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अस्पतालों में बदहाली की पिछली 12 दिनों में ये दूसरी तस्वीर सामने आई। अभी देखिए क्या है पूरा मामला। दावे आधुनिकता के हैं, वादे विकास के हैं, लेकिन जब बात हकीकत की आती है तो सारी पोल खुल जाती है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर क्या चल रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं, जिन्हें देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। नवादा के गोविंदपुर की यह तस्वीर सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि दम तोड़ते सरकारी सिस्टम की वो चीख है जिसे सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग शायद नहीं सुन पा रहे हैं। 30 साल के अखिलेश को पेट में दर्द के बाद अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो घर वाले उसे ठेले पर लादकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन अखिलेश की मौत के बाद सिस्टम की संवेदनहीनता और भी भयावह हो गई। घर ले जाने के लिए शव वाहन तक नसीब नहीं हुआ। मजबूरी में जिस ठेले पर अखिलेश की सांसें बचाने की उम्मीद लेकर घर वाले आए थे, उसी ठेले पर उसका शव को लादकर घर लौटना पड़ा। नवादा जिले के लिए ये कोई पहली शर्मनाक घटना नहीं है। ठीक 12 दिन पहले भी अकबरपुर इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ था।